हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस आर्ट को। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र का 7वां चैप्टर, जिसका नाम है समकालीन विश्व में सुरक्षा। इसी अध्याय को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सब सुरक्षा मतलब क्या होता है, क्योंकि सुरक्षा का मतलब आपको पहले समझना है। जैसे सिक्योरिटी, जैसे आज के दिन हर आदमी को सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा भी जो है वो कई प्रकार का होता है ना। सुरक्षा जैसे कोई देश को खतरा है, किसी आदमी को खतरा है, तो सुरक्षा का जो बेसिकली मतलब होता है वो है खतरे से आजादी। यानी कि अगर कोई खतरा है तो उससे हम लोगों को आजादी चाहिए। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर बाढ़ आने वाला है, तो बाढ़ से हम लोगों को आजादी चाहिए। ये बाढ़ नहीं आए तो इसका मतलब क्या है, हम लोगों को सुरक्षा चाहिए। ठीक है, तो सुरक्षा भी कई प्रकार का होता है और चैप्टर का नाम आपका सुरक्षा है। तो समकालीन विश्व में क्या क्या सुरक्षा है उनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। 7वां चैप्टर है, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि ये जो चैप्टर है एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक मेरे साथ बने रहें। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, बस मेरी बातों को आप ध्यान से सुनेंगे। कोई भी इसी प्रकार का प्रश्न आएगा आप आसानी से जो है आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम आपको याद रखना है, हो सके तो आप हेडिंग लिख दीजिए, कॉपी क्रम लेकर के बैठिए या फिर स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए। ठीक है, चलिए समकालीन विश्व में सुरक्षा यानी कि सिक्योरिटी इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड। सुरक्षा का मतलब होता है खतरे से आजादी, यानी कि कोई भी खतरा हो उससे हम लोगों को आजादी चाहिए। ठीक है, किसी भी मानव का अस्तित्व तथा किसी भी देश का जीवन जो है वो खतरों से भरा होता है ना। कोई भी आदमी है, जैसे आप, हम, कोई भी है या फिर कोई भी देश है, उसका जो जीवन है वो क्या है, खतरों से भरा हुआ है। लोग सुरक्षा का विषय का अध्ययन करते हैं तथा यह तर्क देते हैं कि केवल उन चीजों को सुरक्षा से जुड़ी चीजों का विषय बनाया जाए जिनसे जीवन के केंद्रीय मूल्यों को खतरा हो। जैसे सुरक्षा अपने में जो है एक बहुत ही भुलैयादार धारणा है। सुरक्षा जो है वो अपने आप में एक भुलैयादार धारणा है। लगभग 200 देशों के 7 अरब लोग जो है वो सुरक्षा की एक जैसी धारणा रखते हैं। ठीक है, यानी कि लगभग 200 देश के 7 अरब लोग जो है, 7 अरब क्या, लगभग पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सुरक्षा की एक ही धारणा रखते हैं ना, एक जैसी। यानी कि सभी को सुरक्षा चाहिए। ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो कहेगा कि नहीं हमको खतरा चाहिए, हमको बाढ़ चाहिए, हमको सुखाड़ चाहिए, हमको जो है गर्मी चाहिए, हमको धूप चाहिए। ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा। कोई भी चाहेगा कि हम लोगों को सुरक्षा चाहिए, हमेशा सुरक्षा चाहिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए सुरक्षा की 2 धारणाएं हैं और यहीं से जो है आपको बात को ध्यान से सुनना है, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपको पूछा जाता है। मैं खुद देखा हूं कई प्रकार के प्रश्न जो है आपके 7वां चैप्टर से आते हैं। ठीक है, चलिए सुरक्षा की 2 धारणाएं हैं। एक धारणा का नाम है पारंपरिक धारणा और एक है अपारंपरिक धारणा। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं पारंपरिक धारणा क्या होता है। ठीक है, देखिए इसमें पारंपरिक धारणा में जो है बाहरी खतरा जैसे कि सैन्य हमला हो गया या फिर आंतरिक खतरा जैसे कि गृह युद्ध हो गया। तो गृह युद्ध जैसे 2 राज्य के बीच युद्ध जो चलेगा उनको गृह युद्ध बोलेंगे, और बाहरी जैसे पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, अगर वो भारत पर हमला करता है तो उनको बोल देंगे सैन्य हमला। तो पारंपरिक धारणा में ये दोनों आता है, बाहरी हमला या बाहरी खतरा जैसे कि सैन्य हमला हो गया और आंतरिक खतरा जैसे कि गृह युद्ध हो गया। अब सैन्य हमला, इससे क्या सुरक्षा, तो सुरक्षा के पारंपरिक अवधारणा में सैन्य खतरे को किसी देश के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है ना। जैसे पाकिस्तान और चाइना अगर हम लोग पर हमला कर देता है तो ये सबसे बड़ी खतरा इसको माना जाएगा, है ना, सैन्य हमला। इस खतरे का स्रोत जो है कोई दूसरा देश होता है, जैसे कि हमले की धमकी देकर के आजादी, स्वतंत्रता, संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता जैसे किसी देश के केंद्र मूल्यों के लिए खतरा उत्पन्न करता है। ठीक है, तो सैन्य हमला का जो जिम्मेदार है वो बाहरी देश होता है। और सैन्य हमला में यानी कि कोई देश के द्वारा किसी देश पर हमला किया जाता है तो उसको एक प्रकार का सैन्य हमला का कैटेगरी में रखा जाता है। और सैन्य हमला में कोई भी धमकी देता है, धमकी देकर के वो सैन्य हमला करता है। ठीक है, और ये सबसे बड़ी एक प्रकार का खतरनाक इनको माना जाता है, किसको, सैन्य हमला को। अब सैन्य हमला का क्या क्या परिणाम है, तो देखिए सैन्य हमले में अक्सर बेकसूर लोग मारे जाते हैं, है ना, सैनिक को क्षति पहुंचता है तथा जान माल का बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है। ये है परिणाम। सुरक्षा की परंपरागत धारणा में माना जाता है कि किसी देश की सुरक्षा को ज्यादातर खतरा जो है उसकी सीमा के बाहर से होता है ना। ऐसा माना जाता है कि कोई भी देश जो है, किसी भी देश को अगर खतरा है तो सीमा के बाहर, यानी कि जैसे पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर है तो इसका मतलब क्या है कि इंडिया से पाकिस्तान सटा हुआ है तो पाकिस्तान से ज्यादा खतरा है, चाइना से ज्यादा खतरा है, नेपाल से भी खतरा है, भूटान से भी है, सबसे खतरा है। अब कोई दुश्मन हो नहीं हो बात की बात है, लेकिन खतरा जो है वो किससे, सबसे। तो जो भी सीमा के साथ सटा हुआ होता है, जो भी बॉर्डर के साथ जो भी देश सटा हुआ होता है, जिसको हम लोग पड़ोसी देश बोलते हैं, तो ज्यादातर खतरा जो है उसको माना जाता है। कि कौन सी धारणा में, सुरक्षा की परंपरागत धारणा में ऐसा माना जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पारंपरिक सुरक्षा नीति के तत्व, इन हमलों से बचा कैसे जाए। पहले हम लोगों ने देखा कि भाई सुरक्षा की 2 धारणाएं हैं, एक पारंपरिक है, अपारंपरिक। पारंपरिक में 2 आ जाता है, बाहरी खतरा में सैन्य हमला आ जाता है और आंतरिक खतरा में गृह युद्ध आ जाता है। अब इसका परिणाम क्या क्या होता है, हम लोगों ने देखा कि बेकसूर लोग मारा जाता है और जान माल की बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है।
आप लोग को अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर इनका जो बचा जाए कैसे, इनका क्या रीजन है, कैसे हम लोग बच सकते हैं। कोई अगर देश हमला कर दे हम लोगों पर तो हम लोग इससे कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है गठबंधन, यानी कि कोई भी देश के साथ हम लोग, जैसे पार्टी का गठबंधन होता है ना, कोई भी पार्टी का गठबंधन होता है। जैसे अभी जो गठबंधन है वो कौन कौन से है, तो बिहार में अगर आप लोग बात करेंगे तो आप ध्यान से अगर देखेंगे, ठीक है, तो लालू का जैसे आरजेडी हो गया, आपका जदयू हो गया, जेडीयू हो गया और एक कांग्रेस हो गया, ये तीनों क्या है, गठबंधन है, ठीक है। पहले जो है दूसरा गठबंधन था, तो गठबंधन का मतलब क्या हो गया, मिलना। तो वैसे ही आपको किसी देश के साथ मिलना होगा, किसी देश को किसी दूसरे देश के साथ मिलना होगा, गठबंधन करना होगा, ताकि इससे क्या हो, सैन्य हमला को कम किया जा सके। जैसे नेटो संधि है, नेटो के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, नेटो है ना। उनके बाद वर्षा संधि है, नेटो जो है वो अमेरिका के द्वारा लाया गया है। वर्षा संधि सोवियत संघ, फिर C2 है जो कि अमेरिका के द्वारा। तो नेटो, वर्षा संधि, C2 और ETC, ये क्या है, तो एक प्रकार का गठबंधन है। कहने का मतलब क्या हो गया, कोई भी देश किसी दूसरे देश के साथ अगर गठबंधन कर ले तो सैन्य हमला को रोका जा सकता है। यानी कि अभी नेटो में मान लेते हैं 50 देश है, तो 50 देश में अगर कोई भी बाहरी देश, इस 50 देश को छोड़ करके कोई भी देश अगर इन 50 देशों में किसी भी देश पर भी हमला कर देता है, किसी एक देश पर भी, तो क्या करेगा, ये 50 देश मिल करके जो है उस पर हमला करेगा। जैसे 4 भाई है, 4 भाई में ये 4 भाई मिल करके रहता है, ठीक है। अब कोई जो है एक भाई को जाकर के मार दिया, कोई भी आदमी, तो ये जो कोई था ना, अब ये चारों भाई मिलकर के इनको मारेगा कि तुमने आखिर उसको मारा क्यों। तो यही है गठबंधन का मतलब। तो अगर आप सैन्य हमला से बचना चाहते हैं तो गठबंधन करना पड़ेगा, जिससे कि क्या हो, सैन्य हमला से बचा जा सकता है। अब दूसरा है शक्ति संतुलन। दूसरा तरीका क्या है, शक्ति संतुलन, यानी कि किसी भी देश की सरकार दूसरे देश से अपने शक्ति संतुलन को लेकर काफी चौकन्ना रहती है ना। किसी भी देश का सरकार हो, वो दूसरे देश से जो है अपनी शक्ति संतुलन, यानी कि अगर मान लेते हैं पाकिस्तान है, चाइना है और भी कोई देश है, तो हम लोग अगर उनका जो भी हथियार होता है, उनका जो भी ताकत होता है, सैनिक ताकत होता है, उनको हमेशा हम लोग देखते रहते हैं और हम लोग भी कोशिश करते हैं उन्हीं के बराबर या उनसे ऊंचा होकर के रहे हमेशा, खास करके ताकत में। इसी को हम लोग शक्ति संतुलन बोलते हैं। यानी कि किसी भी देश की सरकार दूसरे देश से अपने शक्ति संतुलन को लेकर काफी चौकन्ना रहती है। कोई भी देश दूसरे देश की शक्ति की बराबरी करने के लिए जी जान लगाकर कोशिश करता है। जो देश नजदीक हो, जिनके साथ संबंध अच्छा ना हो या जिनके साथ अतीत में युद्ध हो चुकी हो, उनके साथ शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में करने पर खास तौर पर जोर दिया जाता है, ठीक है। तो किसी भी देश हो, जैसे पाकिस्तान हो, चाइना हो, इनके साथ हम लोगों को हमेशा ध्यान में रखा जाता है कि अगर ये आगे निकल गया तो फिर आगे चल के हम लोगों पर हमला कर सकता है। इसलिए हम लोगों को जो परमाणु बम है ये हमेशा बहुत ही मददगार है। पाकिस्तान के पास भी परमाणु बम है, चाइना के पास परमाणु बम है। अगर हम लोगों के पास नहीं होता तो ये दोनों मिलकर के हमला कर सकता था, लेकिन आज जो है नहीं कर पाता, क्योंकि हम लोगों के पास है। तो ये क्या हो गया, शक्ति संतुलन हो गया, ठीक है। उनके साथ शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में करने पर खास तौर पर जोर दिया जाता है। भारत को हमेशा चीन और पाकिस्तान पर नजर रखना चाहिए। इसको लेकर विश्व राजनीति में हर देश को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठानी होती है, ठीक है। विश्व राजनीति में हर देश को सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है वो खुद उठानी होती है। अब देखिए, किसी भी देश के पास, यानी कि किसी भी सरकार के पास युद्ध की स्थिति में 3 रास्ते होते हैं ना। कोई भी अगर युद्ध हो और कोई भी युद्ध का स्थिति ऐसा हो जाए, युद्ध होने वाली हो या तो युद्ध हो, तो इसमें टोटल 3 रास्ते होते हैं कोई भी देश के पास, या फिर कहें तो कोई भी सरकार के पास, ठीक है। पहला जो रास्ता होता है वो होता है हमलावर को पराजित करना, अर्थात युद्ध लड़कर जीत हासिल करना। यानी कि अगर कोई भी हमला हम लोगों पर कर दे तो हम लोग पहला जो रास्ता है वो क्या है, या तो उनको हरा दो या फिर उनसे जीत जाओ, मतलब हरा करके उनसे जीत जाओ, पहला रास्ता। दूसरा रास्ता है आत्मसमर्पण कर लो। यानी कहने का मतलब है कि चलो ठीक है भाई, हम लोग तो जीत नहीं पाएंगे, आप लोग तो देख लिए बहुत ताकतवर है, अब क्या कर दो, आत्मसमर्पण कर दो। यानी कि कहने का मतलब है कि हम लोग अपना हथियार को जो है फेंक देंगे, अपना हथियार को छोड़ देंगे, ठीक है। ये हो गया आत्मसमर्पण करना। जो तीसरा रास्ता है वो है दूसरे पक्ष की बात को बिना युद्ध किए मान लेना, या युद्ध से होने वाले विनाश को इस हद तक बढ़ाकर संकेत के माध्यम से दिखाना कि दूसरा जो पक्ष है वो विनाश के परिणाम को महसूस कर युद्ध को रोक दे। कहने का मतलब क्या हो गया, पहला तो कोई भी हमला करे तो उनको हराओ और उनसे जीत हासिल करो। दूसरा अगर नहीं जीत पाए तो दूसरा रास्ता क्या है भाई, अपना हथियार को फेंक दो। अब तीसरा रास्ता ये है कि युद्ध से होने वाले जो भी विनाश है, जो भी बर्बादी होगी, जो भी विनाश होगी, जो भी क्षति होगा, उसको इस तरीके से दिखाओ, जो हमला करने वाला है उसको ऐसा दिखाओ कि उनको लगे, दिन को दया आ जाए कि नहीं युद्ध नहीं करना चाहिए, मतलब यार इतना नुकसान हो जाएगा, इतना बर्बाद हो जाएगा सारा चीज। तो ऐसे उनको दिखाओ कि वो जो है इस युद्ध को रोक दे। तो ये टोटल 3 रास्ता होता है कोई भी सरकार के पास। हो सके तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब है सुरक्षा के पारंपरिक धारणा में युद्ध नीति, है ना। सुरक्षा के पारंपरिक धारणा में जो युद्ध नीति है, अब उनको थोड़ा सा देखते हैं। देखिए,
सुरक्षा की परंपरागत धारणा में स्वीकार किया जाता है कि हिंसा का इस्तेमाल जो है वो यथासंभव सीमित होना चाहिए, ठीक है। यानी कि हिंसा का इस्तेमाल बहुत ही कम होना चाहिए, बहुत ही कम। सुरक्षा के पारंपरिक धारणा में इस चीज को देखा जाता है और इस चीज को रखा जाता है, मतलब समझिए कि एक प्रकार का नीति है, पॉलिसी है, ठीक है। युद्ध के लक्ष्य और साधन दोनों से इनका संबंध है। न्याय युद्ध की यूरोपीय परंपरा का ही यह परवर्ती विस्तार है कि आज लगभग पूरा विश्व मानता है कि किसी देश को युद्ध उचित कारणों यानी कि आत्मरक्षा अथवा दूसरों को जनसंहार से बचाने के लिए ही करना चाहिए, ठीक है। यानी कि किसी भी देश को अगर युद्ध करना चाहिए तो उचित कारण हो या फिर आत्मरक्षा, जैसे मान लेते हैं भाई आपको कोई आप पर हमला करने वाला है तो आत्मरक्षा के लिए ही युद्ध करो, या फिर कोई ऐसा कारण हो जिससे कि युद्ध हो और युद्ध से फायदा हो तो युद्ध करो, ठीक है। और जनहार से, ताकि दूसरों को जनहार से बचाने के लिए यह करना चाहिए, ठीक है। सुरक्षा के पारंपरिक धारणा में यह बात मानी गई है कि विश्वास बहाली के उपायों से देश के बीच हिंसा कम किया जा सकता है। विश्वास बहाली की प्रक्रिया में सैन्य टकराव तथा प्रतिद्वंद्विता वाले देश सूचनाओं तथा विचारों को नियमित आदान प्रदान का फैसला करते हैं। दोनों देश एक दूसरे को यह भरोसा दिलाते हैं कि वह एक दूसरे के खिलाफ कोई साजिश नहीं रचेगा, ठीक है। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में माना जाता है कि सैन्य बल से सुरक्षा को खतरा पहुंचता है और सैन्य बल से ही सुरक्षा को कायम रखा जा सकता है। इससे खतरा भी पहुंचता है और सुरक्षा को इससे कायम भी रखा जा सकता है। ये दोनों तरीका है। कहने का मतलब है कि अगर मान लेते हैं सैन्य बल कहीं पे है तो या तो वहां पर युद्ध नहीं होगा, जब युद्ध नहीं होगा तो इसका मतलब है कोई भी खतरा नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग सुरक्षित रह गए। और अगर सैन्य हमला होगा, अगर युद्ध हो गया तो फिर इससे क्या होगा, नुकसान भी बहुत ज्यादा होगा, है ना। अगर आप ताकतवर हैं तो लड़ाई किए तो और ज्यादा आपको नुकसान होगा, और अगर ताकतवर हैं और दूसरा पार्टी अगर कमजोर है तो फिर वहां लड़ाई नहीं होगी, तो इससे क्या हो गया, आप सारा चीज बचा लिए, और अगर लड़ाई हो गई तो फिर नुकसान जो है वो और ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ गया आपको। तो ये था सुरक्षा के पारंपरिक धारणा में युद्ध नीति। अब अगला है कुछ महत्वपूर्ण नोट है, यानी कि इंपॉर्टेंट नोट है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। जैसे निशस्त्रीकरण, इसका मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी सामूहिक विनाश से बचने के लिए कुछ प्रकार के हथियारों को छोड़ने के लिए कहता है ना। निशस्त्रीकरण मतलब होता है कुछ ऐसा हथियार है, कुछ ऐसा वेपन है जिसको छोड़ना क्या कहलाता है, निशस्त्रीकरण कहलाता है। जैसे 1972 की जैविक हथियार संधि, 1972 की जो जैविक हथियार संधि है जिसको हम लोग बोलते हैं BWC शॉर्ट में, जिसका फुल फॉर्म है बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन, बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं BWC। तो इसका जो क्या है, जैविक हथियार संधि, ठीक है। 1972 की ये जो है 1972 की जैविक हथियार संधि है। उसी तरीके से 1992 की रासायनिक हथियार संधि है जिसको बोलते हैं CWC, यानी कि केमिकल वेपन्स कन्वेंशन में हथियार को बनाना तथा रखना प्रतिबंधित कर दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, 1972 को जैविक हथियार संधि जिसको बोलते हैं BWC और 1992 को रासायनिक हथियार संधि, ये दोनों बनाया, और इन दोनों हथियारों को रखना जो है क्या कर दिया, बंद कर दिया, यानी कि प्रतिबंधित कर दिया, यानी कि बैन लगा दिया, ठीक है। तो ये हो गया निशस्त्रीकरण। और 1972 में जो है कौन से हथियार को, BWC को, और 1992 को CWC को, इन दोनों को रखना मना कर दिया था। 155 से अधिक देशों ने BWC संधि पर और 181 से अधिक देशों ने जो है CWC संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि BWC जो संधि है, ठीक है, BWC संधि का फुल फॉर्म क्या होता है, तो जैविक हथियार संधि। तो BWC जो संधि है इसमें जो है टोटल 155 से ज्यादा देश शामिल है, ठीक है, और CWC में 181 से ज्यादा देश शामिल है। और इन दोनों संधियों पर हस्ताक्षर करने वाले में सभी महान शक्तियां भी शामिल है, जितनी भी महान शक्ति है वो महान शक्ति भी इन दोनों संधि में जो है सिग्नेचर यानी कि अपना हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। सन 1972 की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि जिसको हम लोग बोलते हैं ABM, इसने जो है अमेरिका तथा सोवियत संघ को बैलिस्टिक मिसाइलों को रक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल करने से रोका था, ठीक है। चलिए अब देखते हैं परमाणु प्रसार संधि, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा परमाणु प्रसार संधि के बारे में। 1968 NPT जिसको बोलते हैं नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिन देशों ने सन 1967 से पहले परमाणु हथियार बना लिए थे या उनका परीक्षण कर लिया था, उन्हें इस संधि के अंतर्गत इन हथियारों को रखने की अनुमति दी गई थी। यानी कि कहने का मतलब है भारत के साथ इसी परमाणु प्रसार संधि से दिक्कत आया था ना, भारत को जो मना कर रहा था कि आप जो है परमाणु का परीक्षण नहीं कर सकते हैं, तो यही संधि था। तो इस संधि का मतलब क्या था, जो अच्छा ये परमाणु, सबसे पहले याद रखिएगा परमाणु प्रसार संधि जो है वो 1968 में लाया गया था। ध्यान रखिएगा कब, 1968 में, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं NPT यानी कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। तो इसमें जो भी देश 1967 से पहले परमाणु हथियार अगर बना लिया है या फिर अगर उनका परीक्षण कर लिया है, ठीक है, परमाणु हथियार बना लिया है या उनका परीक्षण कर लिया है, तो उनको जो है ये हथियार रखने का बिल्कुल भी परमिशन था, वो ऐसा हथियार रख सकता था, यानी कि वो परमाणु रख सकता था,
ठीक है, अनुमति उनको दी गई थी, परमिशन उनको दी गई थी। लेकिन 1967 तक जो किया था उनको था, लेकिन जो 1967 तक अगर ऐसा परमाणु हथियार नहीं बनाए थे उनको फिर ऐसे त्योहारों मतलब कि ऐसे हथियारों का, ठीक है, ऐसे हथियारों को हासिल करने का अधिकार से उनको वंचित कर दिया गया था। यानी कि उसको साफ तौर पर मना कर दिया गया था कि आप ऐसे हथियार को नहीं बना सकते हैं 1967 से पहले। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1967 से पहले जो भी इस प्रकार का हथियार बना लिया था, आपको अगर पूछ दिया जाए कि परमाणु प्रसार संधि क्या है तो आपको लिखना है कि जो भी देश 1967 से पहले परमाणु हथियार बना लिया था या उनका परीक्षण कर लिया था तो उनको ऐसे हथियार रखने की बिल्कुल परमिशन थी, अनुमति थी। लेकिन जो देश 1967 से पहले ऐसा हथियार नहीं बनाया था तो उनको फिर यह हथियार रखना बिल्कुल मना था, कतई वो नहीं बना सकता था। आप हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं सुरक्षा की अपरंपरागत धारणा में। ये भी आपका काफी है और प्लीज वीडियो पर आपको बने रहना है। और वीडियो को अगर आप लोग लाइक अभी तक नहीं किए हैं तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर पहली बार आए हैं तो ठीक है, यहाँ पर आपको पूरी तरीके से पूरी सिलेबस पढ़ाई जाएगी, इसलिए सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, जो भी दोस्त आपके नहीं जानते हैं उनको भी पता चल जाए और उनको भी शेयर कीजिए क्लास में जुड़ने के लिए। ठीक है, प्लीज। चलिए अब सुरक्षा की पारंपरिक धारणा को देखते हैं। देखिए इसके अंतर्गत जो है, जैसे सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में दो चीज था, एक क्या था, बाहरी युद्ध जैसे कि सैन्य हमला, और एक था गृह युद्ध जो कि देश के अंदर होता है। अब सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में भूखा हो गया, महामारी हो गया, प्राकृतिक विपदा हो गया, ठीक है, इनसे जो सुरक्षा की जाती है, और विश्व की आतंकवाद हो गया, जलवायु संकट हो गया, आदि से जो सुरक्षा है इसको रखा गया है सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में। तो आप ध्यान रखिए, जो महामारी है, जैसे महामारी कोरोना आ गया, जो भूख वगैरह आ जाती है, प्राकृतिक विपदा जैसे कि बाढ़ सुखाड़ वगैरह कुछ भी आ जाता है, आतंकवाद वाला जो घटना है, जलवायु संकट हो गया यानी कि ग्लोबल वार्मिंग वगैरह हो गया, ये सारा चीज जो सम्मिलित है वो किसमें है, सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में। ठीक है, सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में उन सभी खतरों को सम्मिलित किया जाता है जो किसी एक देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, आतंकवाद, शरणार्थियों की समस्याएं। शरणार्थी का मतलब जो कोई दूसरे देश से अगर देश में आ जाए बिना परमिशन लिए हुए, है ना, तो उनको बोलते हैं शरणार्थी। ध्यान रखिएगा, शरणार्थी। तो जो शरणार्थी की समस्या हो गया, बढ़ती जनसंख्या हो गया, तो ये क्या हो गया, आपका सुरक्षा की पारंपरिक धारणा हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सुरक्षा की अपराध की धारणा में जो बड़े खतरे हैं उनको रखा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा सारा चीज, जैसे कि महामारी वगैरह ये बड़ा खतरा हो गया ना, कोई भी देश के लिए सुखाड़ आए, पूरी दुनिया के लिए जो खतरा होता है उनको सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में रखा जाता है। आपको इतना ही याद रखना है। ठीक है, सुरक्षा के पारंपरिक धारणा को मानवता की सुरक्षा अथवा विश्व रक्षा कहा जाता है। तो सुरक्षा के पारंपरिक धारणा को क्या कहा जाता है, मानवता की सुरक्षा यानी कि विश्व रक्षा। और मानवता की सुरक्षा तथा राज्य की सुरक्षा एक दूसरे के पूरक होने चाहिए और अक्सर होते भी हो। ठीक है, मानवता की सुरक्षा हो गया और राज्य की सुरक्षा हो गया, ये जो है एक दूसरे के हमेशा पूरक होना चाहिए और ऐसा होते भी हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सुरक्षा की पारंपरिक धारणा। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि दुनिया के लिए जो खतरा है उसको सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में रखा जाता है। जैसे कि आतंकवाद, वो तो पूरी दुनिया के लिए है, ग्लोबल वार्मिंग, वो तो पूरी दुनिया के लिए है, महामारी जैसे कि कोरोना आया था वो तो पूरी दुनिया के लिए है ना। अब उदाहरण थोड़ा सा देख लीजिए, जैसे कि अब ग्लोबल वार्मिंग के बारे में तो हमने आपको कई बार बताया, तो ये क्या है, पूरी दुनिया के लिए खतरा है। इसको थोड़ा सा देखते हैं तो थोड़ा डिटेल में देखिए। वैश्विक ताप वृद्धि, वैश्विक ताप वृद्धि से अगर समुद्र तल, वैश्विक ताप वृद्धि से अगर समुद्र तल 2 मीटर ऊंचा उठता है तो बांग्लादेश का 20% हिस्सा जो है डूब जाता है। यानी कि अगर वैश्विक ताप वृद्धि से समुद्र तल जो है, वैश्विक ताप वृद्धि की वजह से अगर समुद्र तल का जो पानी है वो अगर 2 मीटर ऊंचा उठ जाए तो बांग्लादेश का लगभग 20% जो हिस्सा है वो डूब जाएगा और लगभग पूरा मालदीव सागर में समा जाएगा। जो मालदीव है, ठीक है, वो पूरे सागर में समा जाएगा। थाईलैंड की 50% आबादी को खतरा पहुंचेगा। तो ये वैश्विक ताप वृद्धि से तो प्रॉब्लम हुआ ना। देखिए लगातार 3 देश जो है वो प्रॉब्लम में आ गया। तो ग्लोबल वार्मिंग से पूरी दुनिया परेशान है। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ने पर देखिए, थोड़ा सा अगर सिर्फ 2 मीटर अगर ऊंचा उड़ जाए तो बांग्लादेश का 20% हिस्सा जो है डूब जाएगा, पूरा मालदीव सागर में समा जाएगा। थाईलैंड का जो 50% आबादी है उसको खतरा पहुंचेगा। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल, भारत उन 160 देशों में सम्मिलित है जिन्होंने 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। क्योटो प्रोटोकॉल में ग्लोबल वार्मिंग पर नियंत्रण रखने हेतु ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के संबंध में दिशा निर्देश बताया गया है। ठीक है, तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है क्या है, तो भारत उन 160 देशों में सम्मिलित है जिन्होंने 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल को 1997 में बनाया गया था और इसमें भारत भी हस्ताक्षर किया है। ठीक है,
और क्योटो प्रोटोकॉल में ग्लोबल वार्मिंग पर नियंत्रण रखने हेतु जो है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन जो होता है, ग्रीन हाउस गैस में गैस का जो उत्सर्जन होता है उन्हीं पर नियंत्रण रखने के लिए, देखभाल करने के लिए ये क्योटो प्रोटोकॉल का एक प्रकार का समझिए कि ऐसा बनाया गया है, एक सिस्टम, दिशा निर्देश दिया गया है। ठीक है, अब है दूसरा प्रॉब्लम है बढ़ती जनसंख्या। पहला तो था वैश्विक तापवृद्धि, दूसरा क्या है बढ़ती जनसंख्या। अब इसको थोड़ा सा आप अच्छे से देखिएगा। देखिए विश्व की जनसंख्या फिलहाल अभी प्रेजेंट की अगर बात करें तो कितना है 760 करोड़। ठीक है, अभी तो 8 करोड़ हम लोग 800 करोड़ बोल देते हैं, यानी कि 8 अरब बोल देते हैं, लेकिन विश्व की जनसंख्या जो है वो लगभग 760 करोड़ है। और यह आंकड़ा 21वीं सदी के मध्य तक 1000 करोड़ हो जाएगी। 21वीं सदी का मध्य मतलब क्या हो गया, जैसे अभी जो है आपका 21वीं सदी चल रहा है, ठीक है, लेकिन 2000 आपका चल रहा है 22, लेकिन जो 2000 आपका 50 होगा, यानी कि 2050 को हम लोग क्या बोलेंगे 21वीं सदी के मध्य बोलेंगे, यानी कि 2050 तक लगभग जो जनसंख्या है पृथ्वी पर कितना हो जाएगा 1000 करोड़, यानी कि 10 कितना हो गया 7 अरब 8 अरब, यानी कि 10 अरब जो है वो जनसंख्या हो जाएगा। ठीक है, तो 21वीं सदी तक ध्यान रखिएगा 1000 करोड़ जनसंख्या हो जाएगा। अभी प्रेजेंट में 760 करोड़ है। विश्व की कुल जनसंख्या का 50% जो आबादी है, यानी कि पूरी दुनिया का जो 50% आबादी है वो सिर्फ 6 देश में शामिल है, सिर्फ 6 देश में, भारत में, चीन में, नाइजीरिया में, पाकिस्तान में, इंडोनेशिया में और बांग्लादेश में। तो ये सिर्फ 6 देश में विश्व का 50% है। टोटल देश जो है वो लगभग 230 से ज्यादा है, लेकिन 230 देश में सिर्फ 6 देश जो है, यानी कि मान लेते हैं 200 देश है, तो 200 देश में सिर्फ 6 देश के पास 50% आबादी है, बाकी 194 के पास 50%। ध्यान दीजिएगा 194 देश उधर है, उसके पास 50% आबादी, यानी कि मान लेते हैं अगर टोटल 8 अरब आदमी है तो 8 अरब आदमी में जो 4 अरब जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है 4 अरब जनसंख्या, वो सिर्फ 6 देश के पास है, और जो 4 अरब जनसंख्या है वो 194 देश के पास है। समझ रहे हैं, तो ये 6 देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या, जैसे कि चीन हो गया सबसे ज्यादा अभी भी है, भारत हो गया, नाइजीरिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, इंडोनेशिया हो गया, बांग्लादेश हो गया। ठीक है, अनुमान के अनुसार अगले 50 सालों में विश्व के सबसे गरीब देशों में जनसंख्या जो है 3 गुने बढ़ेगी, यानी कि ऐसा अनुमान लगाया जाता है, ऐसा कहा जाता है कि 50 सालों में विश्व का सबसे गरीब देश उसको कहा जाएगा, मतलब कि विश्व के सबसे गरीब देशों में जनसंख्या 3 गुनी बढ़ेगी, यानी कि विश्व का जो सबसे ज्यादा गरीब देश होगा वहां पर जनसंख्या और ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, इसी अवधि में अनेक धनी देशों की जनसंख्या घटेगी। ध्यान रखिएगा, तो 50 सालों में ऐसा आंकड़ा लगाया जाता है कि अगर कोई भी देश का जो जनसंख्या है, गरीब देश है, तो उनका जो जनसंख्या है वो 3 गुना बढ़ेगा, और वहीं पे अगर कोई अमीर देश है, धनी देश है, तो उनके जो जनसंख्या है वो घटेगा। ठीक है, विश्व का सबसे ज्यादा संघर्ष जो है वो अफ्रीका के सहारा मरुस्थल के दक्षिण देशों में होते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा जो संघर्ष होती है लोगों के बीच, तो अफ्रीका का जो सहारा मरुस्थल है वहीं पे होती है। ये इलाका दुनिया का सबसे गरीब इलाका है और जनसंख्या भी वहाँ पर सबसे अधिक है। ठीक है, और बहुत ज्यादा गर्मी वगैरह है वहाँ पर, तो हो सकता है इससे भी जो है जनसंख्या ज्यादा तेजी से बढ़े। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं हम लोग खतरे के नए स्रोत, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप ध्यान से सुनिएगा, चैप्टर को हम लोग समाप्त कर ही देंगे। ठीक है, देखिए दक्षिणी गोलार्ध के देशों में मौजूद गरीबी के कारण अधिकाधिक लोग जो है वो बेहतर जीवन और आर्थिक अवसरों की खोज में उत्तरी गोलार्ध के देशों में प्रवास कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में, जैसे ये ग्लोब है आपका, तो इधर हो गया आपका उत्तरी, इधर हो गया आपका दक्षिणी, तो जो भी दक्षिणी गोलार्ध के जो लोग हैं वो अपना बेहतर जीवन के लिए और आर्थिक अवसरों की खोज में वो जो है कहाँ आते हैं, उत्तरी गोलार्ध में आते हैं, यानी कि दक्षिणी से उत्तरी गोलार्ध आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको बेहतर जीवन मिले, बेहतर वहाँ पर संसाधन मिले, काम वगैरह करे, ज़्यादा खाए, मतलब कि ज़्यादा काम करे, मेहनत करे, उनको संसाधन नहीं मिल पाता है दक्षिणी गोलार्ध में, इसलिए वो उत्तरी गोलार्ध की ओर प्रवास कर रहे हैं, यानी कि आ रहे हैं। दक्षिणी गोलार्ध के देशों में सशस्त्र संघर्ष तथा युद्ध के कारण लाखों लोग शरणार्थी बने और सुरक्षित स्थान की तलाश में निकले हैं। ठीक है, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध के देशों में सशस्त्र संघर्ष तथा युद्ध के कारण लाखों लोग जो है वो शरणार्थी भी बने हैं और सुरक्षित स्थान की तलाश में निकले भी हैं। 1990 के दशक में कुल 60 जगहों से शरणार्थी प्रवास करने को मजबूर हुए हैं तथा इसमें 3 को छोड़कर के बाकी सभी के मूल में सशस्त्र संघर्ष था। ठीक है, अब देखिए ये भी आप इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा कि 1990 के दशक में 60 जगहों से जो शरणार्थी है, शरणार्थी का मतलब जो दूसरा देश से, जैसे बांग्लादेश से अगर कोई यहाँ आएगा, इंडिया आएगा, उनको शरणार्थी बोला जाएगा, पाकिस्तान से इंडिया आएगा उनको क्या बोला जाएगा, शरणार्थी बोला जाएगा। तो लगभग 60 जगहों से जो शरणार्थी है वो प्रवास करने के लिए मजबूर हो गया, और इनमें 3 को छोड़ करके बाकी सभी के मूल में सशस्त्र संघर्ष था, यानी कि 3 देश को छोड़ करके, 3 जगह को छोड़ करके बाकी का जो 57 जगह था, इन लोगों को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। ठीक है, HIV एड्स, बर्ड फ्लू
और सार्स जैसे जो महामारी है, एक HIV एड्स, ये भी एक बहुत बड़ा बीमारी है। बर्ड फ्लू हो गया, सार्स हो गया और आज के दिन कोरोना हो गया। ठीक है, ये जो महामारी है वो अप्रवास, व्यवसाय और पर्यटन के जरिए बहुत तेजी से विभिन्न देशों में फैली है। ठीक है, यानी कि ये जो इतनी भी बीमारी है वो कैसे फैलती है, तो क्योंकि हम लोग, ये वैश्विक व्यापार है, हम लोग एक दूसरे से एक देश दूसरे देश के साथ बहुत ही अच्छा संबंध बना के रखे हैं विश्व लेवल पर, ताकि व्यापार अच्छे से हो, सारा चीज अच्छे से हो। तो इसके कारण जो ये सब बीमारी है ना, वो भी फैलता बहुत तेजी से है। ठीक है, एक दूसरे प्रकार की समस्या वैश्विक गरीबी है। अमीर राज्य अमीर हो रहे हैं और वहीं गरीब राज्य गरीब हो रहे हैं। तो एक ये भी समस्या है। पहला समस्या तो HIV एड्स बीमारी वगैरह हो गया, वो क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह आसानी से फैल जाता है। दूसरा समस्या क्या है कि वैश्विक गरीबी, यानी कि पूरी दुनिया में जो गरीब है वो और ज्यादा गरीब हो रहे हैं और जो अमीर है वो और ज्यादा अमीर हो रहे हैं। ठीक है, फिर मानवाधिकार को 3 कोटियों में रखा गया है। तो अच्छे से आपको ये भी याद रखना है कि मानवाधिकार को 3 कोटियों में रखा गया है। ठीक है, पहली कोटि जो है वहां पर राजनीतिक अधिकारों की है, जैसे अभिव्यक्ति और सभा करने की आजादी, यानी कि उनको अभिव्यक्ति और सभा करने की जो आजादी होगी वो है पहली कोटि। दूसरी कोटि है आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की है। ठीक है, जो तीसरी कोटि है वो है उपनिवेशीकृत जनता अथवा जाति और मूलवासी अल्पसंख्यकों के अधिकार आते हैं। ठीक है, तो मानवाधिकार को 3 कोटियों में रखा गया है। अब देखिए, जो लोग अपनी मर्जी से देश छोड़ते हैं, स्वदेश का मतलब क्या होता है, जो खुद का देश, यानी कि जैसे इंडिया है तो हम लोगों का क्या है, स्वदेश है, यानी कि ये खुद का देश है। तो जो लोग अपनी मर्जी से अपने देश छोड़ते हैं, स्वदेश छोड़ते हैं, उनको बोलते हैं अप्रवासी। और जो युद्ध, प्राकृतिक आपदा हो गया, या कोई युद्ध के कारण हो गया, जैसे कोई हमला वगैरह हो गया, युद्ध वगैरह हो गया है ना, तो वो देश वो लोग क्या करता है, वो देश को छोड़ के भाग जाता है कि युद्ध में कहीं वो मर ना जाए। कोई प्राकृतिक आपदा हो गया, जैसे बाढ़ सुखाड़ आ गया, आग उग लग गया, कुछ भी हो गया, ये हो गया। कोई राजनीतिक उत्पीड़न हो गया, यानी कि कोई भी राजनीतिक ऐसी घटना, कोई पार्टी है जो कि कुछ से कुछ कानून लागू कर दिया, तो इससे क्या होता है, लोग जो है वो खुद का देश छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पर। तो कोई भी बाढ़ वगैरह आ जाए, सुखाड़ वगैरह आ जाए, तो लोग जो है मजबूर हो जाते हैं। तो जो लोग अपनी मर्जी से अगर देश छोड़ेंगे तो उनको बोलेंगे अप्रवासी। और कोई अगर युद्ध के कारण हो गया, बाढ़ सुखाड़ के कारण हो गया, कोई पॉलिटिकल पार्टी उसको धमकी वगैरह दे रहा है, तो कोई भी कारण हो जिससे कि मजबूर होकर के अगर वो देश छोड़ता है तो उनको बोलते हैं शरणार्थी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। कोई अगर खुद देश को छोड़ता है तो उसको बोलेंगे अप्रवासी, और कोई अगर मजबूर होकर के छोड़ता है तो उनको बोलेंगे शरणार्थी। ठीक है, अनुमान है कि 2003 तक पूरे विश्व में 4 करोड़ लोग HIV एड्स से संक्रमित हो चुके थे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि मतलब कि 2003 तक ऐसा अनुमान लगाया जाता है, 2003 तक, यानी कि आज से लगभग 15 साल पहले है ना, सॉरी फॉर डेट, 19 साल पहले लगभग है ना, 2003 तक। तो ऐसा अनुमान लगाया गया 2003 तक कि 4 करोड़ लोग जो है वो HIV एड्स से संक्रमित थे, यानी कि HIV एड्स उनको था। इसमें 2/3 लोग अफ्रीका में रहते थे और 50% जो है वो दक्षिण एशिया में। ठीक है, चलिए, अफ्रीका को ज्यादा गरीब बनाने में HIV एड्स जो है बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। यानी कि अफ्रीका जो गरीब है ज्यादा, तो वो किसके कारण, HIV एड्स के कारण। ये बीमारी जो है बहुत ही ज्यादा है अफ्रीका में। ठीक है, एबोला वायरस हो गया, हैंटा वायरस हो गया और हेपेटाइटिस C जैसी नई बीमारी ये बहुत ज्यादा उभरी है वहां पर। नाम याद रखिएगा आप लोग, एबोला वायरस, हैंटा वायरस तथा हेपेटाइटिस C, ये जैसी जो नया बीमारी है ये बहुत ज्यादा तेजी से वहां पर उभरी है। दक्षिण अफ्रीकी देशों में HIV एड्स से गंभीर खतरा है, क्योंकि यहाँ हर 6 वयस्क व्यक्तियों में, यानी कि हर 6 जवान व्यक्तियों में से एक जो है वो HIV एड्स से संक्रमित है। बोत्सवाना के हालात सबसे खराब है, वहाँ 3 वयस्क व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को HIV एड्स है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका में HIV एड्स जो है बहुत ही गंभीर खतरा में, बहुत ही ज्यादा गंभीर है। कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका में HIV एड्स जो है बहुत तेजी से फैलता है। वहाँ पे 6 व्यक्ति में एक व्यक्ति को HIV एड्स होना ही होना है। ठीक है, 6 व्यक्ति में अगर 6 व्यक्ति है तो वहाँ पर एक व्यक्ति को जो है HIV एड्स होगा ही होगा, और 3 वयस्क व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को HIV एड्स होगा। ये कहाँ पर, बोत्सवाना। ये तो मतलब कि दक्षिण अफ्रीका में एक जगह है जिसका नाम है बोत्सवाना। वहाँ की हालत जो और खराब है, वहाँ पर 3 व्यक्ति में, यानी कि जैसे यहाँ पर क्या था, 6 व्यक्ति होता था, तो अगर आप 6 व्यक्ति को लेंगे ना तो 6 में से एक ऐसा बीमारी होगा। ठीक है, लेकिन जो बोत्सवाना जगह है यहाँ पर 3 व्यक्ति में एक व्यक्ति को, यानी कि अगर 3 व्यक्तियों को आप लेते हैं तो उसमें से एक के पास कौन सा बीमारी है, बोत्सवाना। ठीक है, अब देखते हैं भारत की सुरक्षा रणनीतियां, उनके बाद जो चैप्टर है आपका समाप्त हो जाएगा, तो इनको थोड़ा सा आप देख लीजिए। देखिए, भारत की सुरक्षा रणनीतियां जो है उसमें टोटल 4 बड़े घटक हैं। तो भारत की सुरक्षा नीति के 4 बड़े घटक हैं। पहला घटक है सैन्य क्षमता को बढ़ाना। ध्यान रखिएगा, सैन्य क्षमता को बढ़ाना, क्योंकि घटक का मतलब क्या होता है, सिंपली अगर आप समझें तो एक प्रकार का सुरक्षा रणनीतियां, यानी कि हम लोग अपनी सुरक्षा के लिए क्या क्या करते हैं, भारत के पास क्या है अपनी सुरक्षा के लिए। ठीक है, तो देखिए, पहला घटक है सैन्य क्षमता, यानी कि सैन्य क्षमता को बढ़ाना, क्योंकि भारत पर
पड़ोसी देशों से हमले होते रहते हैं। जैसे पाकिस्तान जो है वो 1947-48 में भी, 1965 में भी, 1971 में भी, 1999 में भी, और चीन जो है वो 1962 में भारत पर हमला किया। तो ऐसे कई बार जो है हमला हुआ है, तो ये पहला घटक हो गया। तो इसलिए सैन्य क्षमता को जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो भारत की पहला घटक क्या है? सैन्य क्षमता को बहुत ज़्यादा बढ़ाना, क्योंकि पड़ोसी देशों जो है वो हमेशा हमला हम लोगों पर करते रहते हैं। अब दूसरा घटक है अपने सुरक्षा हितों को बचाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय कायदे तथा संस्थानों को मजबूत करना, है ना। दूसरा घटक क्या है? अपनी सुरक्षा को बचाने हेतु जो अंतर्राष्ट्रीय कायदे हैं, जो संस्था है, उनको क्या करना? और ज़्यादा मजबूत करना। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी ने निशस्त्रीकरण के प्रयासों का हिमायत की तथा गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई, जो दो महाशक्तियों अमेरिका तथा यूएसएसआर के प्रभाव से बचने का मात्र तीसरा विकल्प था। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा घटक। तीसरा घटक है देश की आंतरिक सुरक्षा समस्याओं से निपटने की तैयारी। जो भी आंतरिक सुरक्षा है, जो भी समस्या है, उनसे निपटने की तैयारी। नागालैंड, मिजोरम, पंजाब तथा कश्मीर जैसे क्षेत्रों से कई उग्रवादी समूहों ने समय समय पर इन राज्यों को भारत से अलग करने की कड़ी कोशिश की है, लेकिन भारत ने राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का पालन किया है। ठीक है, चौथा घटक है भारत में अर्थव्यवस्था को इस प्रकार विकसित करना है जिससे पूरे देश के नागरिकों को गरीबी और अभाव से छुटकारा मिले तथा नागरिकों के बीच आर्थिक असमानताएं जो है वो अधिक ना हो। ठीक है, तो ये था आपका चौथा घटक। तीसरा घटक भी आप लोगों ने देखा, दूसरा घटक भी, पहला घटक ही। ये जो है भारत की सुरक्षा नीति के 4 बड़े घटक है। ठीक है, अब जो है आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया। बस छोटा सा चैप्टर था, 2 से 3 नंबर का प्रश्न इससे पूछा जाता है। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा आप लोग। अगर आपके जो भी दोस्त नहीं जानते हैं तो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर पहली बार आए तो। ठीक है, अब ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो कुछ करना नहीं है, बस आपको प्ले स्टोर पर जाना है, वहां पर आपको सर्च करना है तनु क्लासेस। ठीक है, तनु क्लासेस सर्च करके ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, और वहां से जो है आप कोई भी कोर्स में जाइएगा, और फिर पॉलिटिकल साइंस का कोर्स हो या फिर ऑल सब्जेक्ट का कोर्स हो, उसमें ज्वाइन करके सारा पीडीएफ को आप प्राप्त कर लीजिएगा। बहुत ही फायदेमंद ऐप है आपके लिए, आप ऐप को जरूर इंस्टॉल कीजिए। थैंक यू सो मच। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। पूरी सिलेबस आपकी खत्म होगी, आप लोगों को घबराना ही नहीं। ठीक है, थैंक यू।